ओरिजिनल रिकॉर्ड को रिजेक्ट किया, आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। फिर हाँ, अमेंडमेंट रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको फुल आईटीसी मिल जाएगा और सामने वाले को टैक्स देना। प्लस प्लस अमाउंट वाला भरना पड़ेगा। तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग लीगल एंगल से देखें। आप लोगों ने बहुत सारा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर पढ़ा है और वीडियो देखा है। इसको लीगल एंगल से देखना बहुत जरूरी है कि उसमें एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग करने से क्या होगा, वाकई में उसे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ऐसे ही है। तो मैं इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम का एक बार वो निकाल लेता हूँ पर आपसे बात करें। ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डॉक्यूमेंट्स और भी निकाले, ड्राफ्ट, मैनुअल, आईएमएस और फाइनल एफएक्यू भी कुछ निकाला हुआ इन्होंने। मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से अभी पढ़े नहीं है, आप लोगों के साथ ही पढ़ूंगा। लेकिन जितना हम लोग इसको लीगल एंगल से एक बार देख लेते हैं, फिर वी कैन डिसाइड। मुझे एक बात बताइए, अभी जो फ्लो ऑफ सप्लाई है वो कैसे होता है? सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करता है, ये कहाँ ऑटो पॉपुलेट होके आता है? हेलो, कहाँ ऑटो पॉपुलेट होके आता है? 2B में। और टू 2B बी में ऑटो पॉपुलेट होके कहाँ आ जाता है? 3B। टीबी। करेक्ट। 2B में जब आप B2B देखते हैं तो उसमें दो चीजें लिखी होती है, कौन कौन सी? एक एलिजिबल आईटीसी और दूसरा इन एलिजिबल आईटीसी। मुझे एक बात बताइए, ये इन एलिजिबल आईटीसी कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से इन एलिजिबल आईटीसी पोर्टल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करके 3B में इन एलिजिबल आईटीसी में ऑटो पॉपुलेट कर देता है? कौन सा? याद रखिएगा, आपके 2B में आ रहा है तो जीएसटी नंबर करेक्ट है इसीलिए आ रहा है ना। करेक्ट है या रॉन्ग है, लेकिन आपका जीएसटी नंबर डाला गया इसीलिए आपके 2B में आ रहा है। इन एलिजिबल आईटीसी कौन सा आइडेंटिफाई करके 2B ऑटोमेटिकली बता देता है? प्लीज बताइए। हेलो। 17 items. ब्लॉक क्रेडिट हाँ. ना? POS, Yes, please. PAS, solar chart. प्लेस Sir, ऑफ, data input belonging to other states which has come यस, to प्लेस ऑफ, another state. प्लेस ऑफ सप्लाई। और कोई आइडेंटिफाई करता है? ये 16(4) वाले आइडेंटिफाई कर लेता है, अगर किसी ने 1 लेट फाइल किया तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है। करेक्ट है? अरे हाँ ना, कुछ तो जी सर, जी सर। है ना, क्योंकि आप लोग ज्यादा फाइल करते हैं, मैं तो बहुत मतलब एक ही फाइल करता हूँ, आप लोग बहुत सारे फाइल करते हैं, तो आपको आइडिया ज्यादा होगा, याद भी ज्यादा होगा। और इसके बाद ये 3B में भी उसी तरह से आ जाता है। ऑल अदर आईटीसी में आप सारा क्लेम करते हैं, फिर जो इन एलिजिबल आईटीसी है उसको टेम्पोररी रिवर्सल और परमानेंट रिवर्सल में डाल देते हैं। करेक्ट है? हाँ सर। अब 1 और 2B के बीच में ये इन्होंने एक और सिस्टम लेके आ गए जिसका नाम क्या है? इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर आप पहले अपना इनवॉइस देख सकेंगे, देखने के बाद उसको एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग कर सकते हैं। करेक्ट है ना? अब मुझे एक बात बताइए, ये एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग से पहले आईएमएस में कौन से सेक्शन से, किस सेक्शन से आपको क्रेडिट मिलता है? जरा ये बता दीजिए, किस सेक्शन से क्रेडिट मिलता है? कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करने से आपको क्रेडिट मिलता है? 16। सबसेक्शन 2। जी इसमें सर। 5 कंडीशंस हैं, ए, डबल ए, बी, सी, डी। डबल ए तो छोड़ देते हैं, जो 2B में आएगा वही क्रेडिट मिलेगा, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं। ए में लिखा हुआ आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, बी में लिखा हुआ है रिसीव्ड ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सी में लिखा हुआ सप्लायर हैज पेड द टैक्स, डी में लिखा हुआ रिसिपिएंट हैज क्लेम द क्रेडिट। करेक्ट है? हेलो। हाँ सर, हाँ। अब मुझे एक बात Yes, sir. बताइए, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के आने से कौन से कंडीशंस को वो सेटिस्फाई कर पा रहा है? एक्सेप्ट कर लिया तो क्या चारों कंडीशन सेटिस्फाई माना जाएगा? एक एक करके करते हैं। रिसिपिएंट हैज क्लेम द क्रेडिट इन 3B, तो ये तो रिसिपिएंट के कंट्रोल में है, तो इसको आईएमएस से कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट है? सप्लायर हैज पेड द टैक्स, तो सप्लायर ने 1 में डाल दिया, 2B में आपको नजर आ रहा है, और सप्लायर ने 3B भी अगर फाइल कर दिया तभी तो मानेंगे कि सप्लायर हैज पेड द टैक्स। सप्लायर ने आपका इनवॉइस 1 में तो डाला है लेकिन 3B फाइल नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम भी कुछ हद तक सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि 1 में अगर मान लीजिए 100 रुपया का टैक्स बनता है और 3B में उसने सिर्फ 80 रुपया जमा करवाया है, लेकिन 3B तो फाइल है ना, तो ये 20 रुपए का डिफरेंस पे सप्लायर के ऊपर डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा। लेकिन अगर 1 फाइल किया 100 और 3B फाइल ही नहीं किया है, इसका मतलब तो सप्लायर हैज नॉट पेड द टैक्स। क्या एज ए रिसिपिएंट कैन यू फाइंड आउट वेदर सप्लायर हैज फाइल्ड 3B और नॉट? भले नील फाइल किया हो, लेकिन फाइल किया है या नहीं किया, क्या पता लग सकता? नहीं सर। क्यों? 2B में रिटर्न फाइल किया है वो तो आता है। 3B का नहीं डिटेल आता है 2B में। नहीं, 2B में 2B में 3B का डिटेल नहीं आता है। लेकिन सर वो नेक्स्ट मंथ में ही पता चलेगा ना सर। क्या चीज? नेक्स्ट मंथ में ही पता चलेगा ना, वो मंथ में नहीं पता चलेगा। हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ कब पता लगेगा? हाँ सर।
कब पता लगेगा? नेक्स्ट मंथ आप कैसे पता लगेगा? तो पोर्टल पे आ जाता है। पोर्टल पे आ जाता है? हाँ कहाँ आता है? तो रिटर्न फाइलिंग टेबल में जाएंगे तो मिलेगा। सर, यस आपको आपको है ना, वो देखना पड़ेगा आपको, उसमें मिल यस, जाएगा मतलब आपको। हर एक सप्लायर का मैं जीएसटीएन पोर्टल पे सर्च मारूंगा तो वहां पर फिर नजर आएगा, करेक्ट है ना? जी सर। कोई ऑटो सिस्टम नहीं है। नहीं है। तो क्या इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है? नहीं नहीं। नहीं सर करता। नहीं। करना चाहिए ना, जी जी। ये तो करना चाहिए। जब आप आईएमएस एक और टूल लेके आ रहे हैं जो टूबी को से और अच्छा है, या टूबी के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा दे रहा है, तब तो आईएमएस फायदेमंद है। यस सर। तो यहां तो सी क्लॉज का कोई भी रोल आईएमएस में नजर नहीं आ रहा है। अब आते हैं ए और फिर बी। ए में कहता है आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, करेक्ट है? हेलो, हाँ सर। ए में जो इनवॉइस होना चाहिए वो क्या कहता है? आपके पास फिजिकल इनवॉइस होना चाहिए, डिजिटल इनवॉइस, ई इनवॉइस है तो तब तो कोई बात ही नहीं है। डॉक्यूमेंट्री इनवॉइस होना चाहिए, क्या मतलब क्या कह रहा है ये? मान लिया आपके पास इनवॉइस फिजिकल नहीं है, मेल पे आ गया, तब क्या होगा? क्या वहां पर वर्ड ए क्लॉज ए में ओरिजिनल इनवॉइस लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ही इज इन पोसेशन ऑफ ए टैक्स इनवॉइस और ए डेबिट नोट इशूड बाय ए सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब। तो ओरिजिनल वर्ड तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि आपके पास सिर्फ टैक्स इनवॉइस होना। अब टैक्स इनवॉइस चाहे मेल पे हो या आपके पास फिजिकल फॉर्म में हो, आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, करेक्ट है? अब मुझे यस अब मुझे एक बात बताइए, B2B में ये इनवॉइस तो ऐसे भी नजर आ रहा था, यस। फिर आईएमएस में भी नजर आ रहा है, तो आईएमएस का इनवॉइस तो B2B में फ्लो कर रहा है, हाँ। फिर आईएमएस से इसको भी कोई फायदा नहीं हो रहा है? यस और नो? नहीं सर, पहले क्या होता था सर कि मान लीजिए किसी ने गलती से हमारा नंबर डाल दिया। नहीं नहीं, उस पे आएंगे, हेलो हेलो, हाँ वो सब पे आएंगे, लेकिन हाँ, समझ गया मैं आपकी पॉइंट। आईएमएस और B2B को डिफरेंशिएट करेंगे क्लॉज ए के बेसिस पे तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा आपको, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। क्या आईएमएस में एचएसएन वाइज डिटेल आएगा इनवॉइस का? हेलो, नहीं। क्या क्या डिटेल आएगा बताइए आप, क्या क्या डिटेल आएगा? डेट लिखा होगा, और क्या लिखा होगा? इनवॉइस नंबर लिखा होगा, टैक्सेबल वैल्यू लिखा होगा, टैक्स ICS लिखा होगा, रेट ऑफ टैक्स भी होगा। रेट ऑफ टैक्स होगा, HSN होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होगा। तो ये HSN और डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स तो नहीं नजर आएगा एमएस में, नहीं नहीं सर। नहीं आएगा ना। इसका मतलब ये हो गया कि ऑडिट जब आपका हो रहा है, नोटिस हो रहा है, फिर भी वो आपसे ओरिजिनल इनवॉइस मांगता है या नहीं मांगता है? मांगता है सर। क्यों मांग रहा है? इसको देख, HSN और HSN, खासकर रेट ऑफ टैक्स छोड़ दीजिए, HSN देख रहा है ये देखने के लिए कहीं वो ब्लॉक क्रेडिट में तो नहीं आ रहा है। यस, अरे हाँ ना, कुछ भी है ना, कहीं मैं कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो आप ऐड जरूर कीजिए। दूसरा, अब ए का तो इसका मतलब ये हो गया आईएमएस क्लॉज ए को भी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर। बी में रिसीव्ड गुड्स और सर्विस, यही क्लॉज है ना। क्या आईएमएस में आना या टूबी में आना का मतलब ये हो गया कि ही हैज रिसीव्ड द गुड्स सर्विसेज और बोथ? नो नो। आईएमएस में क्या होना चाहिए, कम से कम ये बी क्लॉज को तो सेटिस्फाई कर जाए। करेक्ट, एक्सेप्ट के लिए सब क्वेश्चन होना चाहिए। आज अब ऑडिट में आ रहा है वो बंदा, तो वो कहता है भैया इसको प्रूव करो क्लॉज बी को कि यू हैव रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। करेक्ट करेक्ट। वो भी नहीं है। आईएमएस में कम से कम ये फील्ड हो जाए कि चलिए ईवे बिल की एंट्री कर देते, ईवे बिल नंबर जो जनरेट हुआ कम से कम वही हो जाए। आज ऑडिट में आता मतलब परचेज इनवॉइस दिखलाओ, उसके साथ ईवे बिल दिखलाओ, हुआ है या नहीं आपके साथ, आप लोगों के साथ? सिस्टम ट्रिगर तभी करना चाहिए आईएमएस में जब ईवे बिल इसके साथ जुड़ा होता है। ठीक बात है, लेकिन ऑडिट में आप लोगों ने ये केस फेस किया या नहीं? हाँ, हमने तो किया है सर, इनवॉइस स्टॉक रजिस्टर के मैच कराना पड़ता है। ईवे बिल के साथ मैच करवाना पड़ता है। ईवे बिल और स्टॉक रजिस्टर दोनों में एंट्री इन्वॉल्व होगा तभी पता चलेगा कि आ गए। आईएमएस आया क्यों है फिर? हाँ, हम मतलब हमसे ही कराते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस आपने कितना वायलेशन किया। नहीं ठीक है, चलिए करवा लिया। अब आईएमएस देखिए क्यों आया। आईएमएस में मतलब क्या वो इसका ऑब्जेक्टिव, ये क्या पर्पस सॉल्व करेगा आईएमएस? कोई सर पर्पस ए बी और सी तो आईएमएस से कोई लेना देना नहीं है, डी को आईएमएस से कोई लेना देना नहीं है, बी का पर्पस सॉल्व हो नहीं रहा है, ए का पर्पस सॉल्व हो नहीं रहा है, तो आपके ऊपर एक और काम डाल दिया गया एक तरह से। क्या चीज हो सकता है, देखिए मैं आपको बता, क्या पर्पस सॉल्व हो सकता है? गलत जीएसटीएन आपका आ गया, आज गलत जीएसटीएन आ गया तो मान लीजिए आईएमएस नहीं होता, गलत जीएसटीएन आपके टूबी में नजर आ रहा है लेकिन आपका नहीं है ये इनवॉइस, तो आप क्या करते हैं? किसी और का जीएसटीएन आप में आ गया तो आप क्या कर सकते हैं? क्रेडिट नहीं लेते सर। क्रेडिट आप नहीं लेंगे, लेकिन क्या
लेकिन जिस पार्टी का एक्चुअली है उसको क्रेडिट मिला नहीं और आपने लिया नहीं, तो आप जिस पार्टी ने भी ये इनवॉइस अपलोड किया है आपका जीएसटी नंबर डाल के, क्या उस पार्टी को आप कांटेक्ट कर पाएंगे? मान लीजिए इस पार्टी का सप्लायर का जीएसटी नंबर डाल भी दिया आपने, फिर आप उसको कांटेक्ट भी, इंटरनल कम्युनिकेशन भी है जीएसटी पोर्टल में, उसके थ्रू कांटेक्ट कीजिए, यही तो होगा ना। तो गलत जीएसटीएन का एक चीज तो है, गलत जीएसटीएन है तो आप डायरेक्ट यहां पर इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और रिजेक्ट करने के बाद सप्लायर को पता लग जाएगा, वो उसको करेक्ट करेगा, यही तो होगा ना। तो ये जो गलत जीएसटीएन जो डल जाता है उसका सॉल्यूशन तो जरूर है इसमें। और क्या सॉल्यूशन है, और क्या किया है इसने आईएमएस के आने से? गलत जीएसटीएन, और मान लीजिए इनवॉइस की वैल्यू अमाउंट करेक्शन हो सकते हैं सर, है अमाउंट अगर गलत डाला है तो उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए इनवॉइस की वैल्यू 100 है और यहाँ पर टैक्स की वैल्यू मान लीजिए 18 रुपए, आईएमएस आ गया, इसको आपने रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करेंगे या पेंडिंग करेंगे? मान लीजिए इनवॉइस की वैल्यू है और आपके पास जीएसटीआर 1 में 80 डाल दिया और ये कोई टैक्सी फिगर मान लीजिए 2 रुपए डाल दी, या आई की जगह सी और एस डाल दिया। आप ऐसे इनवॉइसेस को अगर पेंडिंग पकड़ेगा, ऐसा सोचता, अगर आईएमएस नहीं भी होता तो भी आपको 2B से पता लग रहा था, हेलो, यस सर, 2B से पता लग रहा था, फिर ऐसे केस में आप उसको फोन करते थे, बोला ठीक करो, यही तो करेंगे आप। जी सर, प्लेस ऑफ सप्लाई उसने गलत डाल दिया तो उसको फोन करके बता देते थे। अब आईएमएस के आने से क्या हो रहा है कि आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग कर देंगे तो उसके पास, सप्लायर के पास अपने आप चला जाएगा, सप्लायर उसके ऊपर ऑटोमेटिकली एक्शन लेकर ठीक कर देगा। अल्टीमेटली उसको ठीक जीएसटीआर 1 में ही करना है, यस और नो? तो बेसिकली कुछ इश्यू सॉल्व हुए हैं, लेकिन आपका लार्जर लिटिगेशन इश्यू सॉल्व नहीं हो रहा है। जो मोस्ट लिटिगेटिव है दैट इज क्लॉज बी। ये अगर ईवे बिल के साथ जुड़ जाए तो आपका ए बी सी डी ये सारा सॉल्व हो जाए। कम से कम सी का मान लीजिए सप्लायर ने 1 फाइल कर दिया, उसके बाद जब 3B फाइल कर रहा है तो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए कि उसमें आ जाए, नेक्स्ट मंथ ही आ जाए आईएमएस में कि लास्ट मंथ का इतना 3B फाइल हो चुका है, इन सप्लायर ने ये 3B फाइल नहीं किया है। करेक्ट है? हेलो, हाँ सर, इसके अलावा कुछ और है। देखिए मैंने डॉक्यूमेंट तो पढ़ा ही नहीं, मुझे सिर्फ इतना ही नजर आया, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग। तो पहले का नॉलेज था तो मैं गेस कर पा रहा था कि इसमें क्या क्या लिखा होगा। इसके अलावा कुछ और है इसमें तो बताइए, फिर हम लोग पढ़ते हैं एक बार डॉक्यूमेंट। अच्छा, एक बात मैं और सोच रहा था, क्या आईएमएस जो आया है, क्या इसके लिए जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया या एवं ही आ गया विदाउट रिकमेंडेशन? जीएसटी पोर्टल में जो चेंज आया है, आईएमएस लेके आया है, एक टूल है बेसिकली, क्या इसके लिए जीएसटी काउंसिल ने से रिकमेंडेशन ली होगी या नहीं ली होगी? Sir, it was part of earlier law which was envisaged for GST returns. ये 2A वाला सिस्टम ही है ना सर, एक तरह से। अच्छा, चलो, मुझे लगता तो नहीं है कोई लिया होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक बार 2A वाला सिस्टम ही है ना सर, पहले 2A में तो यही था ना पहले। नहीं, 2A वाला सिस्टम तो एग्जैक्टली है नहीं, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग वाला था ना पहले, उसमें पहले था, लेकिन एग्जैक्ट वो वाला नहीं है, क्योंकि 2A में आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग करेंगे, फिर से उसके पास 1A बन के जाएगा, फिर 1A, वो सिस्टम मतलब नहीं है। आप याद कीजिए, ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम टाइप का टूल हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑप्शनल कर दे सप्लायर के लिए, जो सप्लायर करना चाहता करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। समझ में आ रहा? अच्छा, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ये देखिए, तो ये टूल है और इसमें देखिए क्या है, आईएमएस डैशबोर्ड, इनवर्ड सप्लाई, एक्सेप्टेड रिकॉर्ड्स, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, पेंडिंग, और इसमें जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, ट्रेड, इनवॉइस नंबर, रेगुलर, बस इतना ही डिटेल आएगा। इससे क्या होगा? अरे चलिए सर, वो जीएसटी काउंसिल मीटिंग में लिया है उन्होंने 9 तारीख के। लिया है? हाँ सर। अरे वाह, अभी देख लेते हैं उसको, पहले उसको पढ़ते हैं। जीएसटी की मीटिंग कौन सी मीटिंग है जरा बताएंगे आप? 53, 9 सितंबर की मीटिंग। 53 आएगा सर, ये रहा। नहीं हाँ आ गया, क्या बात है। हाँ, 54 हो गया तो 53 आ जाएगा। ये हमें जीएसटी काउंसिल के मीटिंग्स के मिनट्स को जो छूट गया है वो पढ़ना भी है हमें। आईएमएस कर दीजिए ना सर, सीधा डायरेक्ट आ जाएगा। हाँ, आईएमएस कर दीजिए, तुरंत आएगा सर। जीएसटी 1 आ गया ना। The first change is that GST Council has approved 1A. This is a 1A क्या है? वही तो, यहाँ से सीधा जाएगा 1A बन जाएगा।
ये अमेंडमेंट का है ना सर उसमें। अच्छा, दिस इज a very important facilitation measure because taxpayer will be able to correct one and then file 3B which will ensure that अच्छा जो 1A जो बीच में आ रहा था, ओके। हाँ, हाँ 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 ये एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग होने से 1A बन जाएगा। हाँ, mismatch between 1 and 3B is completely removed. This हाँ, will reduce the notices which get issued on account of differences between 1 and 3B. ठीक है। The second important change of facilitation measure is a invoice management system. He stated that now the recipient of the invoice will be given a facility to accept, reject, or keep an invoice pending. He clarified that this will be a facilitation measure and it will be for the taxpayer to either to use it or not, and it will allow him to better manage his ITC. This will reduce the difference between ITC available in 2B statement as well as in 3B. Thereby the gaps will get reduced and the notices issued will also get reduced. तो लेकिन हमने अभी डिस्कस कर लिया है, वो बहुत ज्यादा IMS क्लॉज ए क्लॉज बी इन दोनों को रिड्यूस कर ही नहीं रहा है, तो नोट सिर्फ फिगर्स ये सब या गलत जीएसटी बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है. He stated that the third important point that he would like to bring to the notice of the council is that the center and all the states now have transitioned and have started taking services of GSTN. It allows for improved administrative efficiency in services, sharing of best practices and better guidance. ठीक है, चलिए इसके लिए एक ही है, इसमें इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं. आइए अब वो पढ़ लेते हैं हम लोग. तो ये इतना ही डिटेल आ रहा है, एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, ऊपर सर्विसेज में ही जाता है ना एमएस में, तो क्या चीज सर्विसेज में जाके ही डाउनलोड होता है ना, मतलब ये सितंबर वाले सारे इनवॉइस। रिटर्न में आईएमएस डैशबोर्ड है. हाँ सर, हाँ, ये सितंबर के सारे इनवॉइसेस को हमको आईएमएस में ठीक करना है ना, सबको। 1 अक्टूबर से आएगा, तो 1 अक्टूबर तो आज है ही. हाँ देखेगा किसी का आया तो नहीं है. संतोष जी देखिए किसी में लॉगिन वोगिन करके आ रहा है तो. 1 बनेगा तब आएगा ना सर। अच्छा, चलिए जब आएगा तब देखेंगे, अभी फिलहाल हाँ, पीडीएफ. 1 बनेगा तब आएगा, 1 से ही बनेगा, काम आगे चालू होगा। चलिए, अब ये लिख रहा है इन केस द सप्लायर अमेंड्स द डिटेल्स ऑफ सेव इनवॉइसेस इन 1 बिफोर फाइलिंग 1. अच्छा चलिए ठीक है, ये सब तो कोई बात तो नहीं. स्क्रीन शेयर कर दीजिए कुछ। सॉरी. सर ये शायद रियल टाइम बेसिस में है, 1 आने तक इंतजार करना चाहिए। रियल टाइम नहीं है ये. रियल टाइम है सर, रियल टाइम लिखा है। हाँ, कहाँ लिखा है रियल टाइम? डॉक्यूमेंट में है सर कोई ना. देखिए ये क्या कह रहा है कि 1 जब तक फाइल होगा नहीं तब तक आएगा ही नहीं. इन केस द सप्लायर अमेंड्स द डिटेल्स ऑफ सेव्ड इनवॉइसेस इन 1 बिफोर फाइलिंग द 1, इन सच केसेस द अमेंडेड इनवॉइस विल रिप्लेस द ओरिजिनल इनवॉइस इन आईएमएस. अच्छा, लग तो रहा है रियल टाइम है. अच्छा, वंस द सप्लायर सेव एनी इनवॉइस इन 1, the same invoice would be reflected in the IMS dashboard of the recipient. तो मैं ये मान के चलूं जितना भी इनवॉइस जनरेट हो रहा है वो ऑटोमेटिकली 1 में आ जा रहा है. अगर 1 में आ गया तो सेव्ड हो गया, तो वो आईएमएस में भी आ जाएगा. यस और नो? करेक्ट. तो अभी चालू होगा, जिसका सेव हो जाएगा वो देखने लगेगा आईएमएस में, जिसका नहीं होगा वो तो नहीं होगा. देखता हूँ मैं इनवॉइस जनरेट हो रहा हो. 7 बजे, अभी किसका होगा 8 बजे? हाँ, पासवर्ड ही नहीं है. चलिए हटाइए ना सब, इसको जब तक कोई मान लीजिए किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? 2B में नहीं आएगा. ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस है. अच्छा, रिजेक्ट पेंडिंग का ही खाली देखने का ऐसा? हाँ, द इनवॉइस व्हिच वुड बी केप्ट पेंडिंग कैन बी अवेल्ड बाय टैक्सपेयर एट एनी फ्यूचर टाइम बट नॉट लेटर देन. ठीक है, अब आप सोचिए ये कितना आपका काम तो बढ़ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है. हाँ, तो क्यों बढ़ गया? क्योंकि ये कह रहा है ऑटो एक्सेप्टेंस तो है, आप कुछ नहीं करेंगे, कोई डिसीजन नहीं लिया तो ऑटो एक्सेप्टेंस है. लेकिन अगर आपने पेंडिंग या रिजेक्ट कर दिया तो इसको एक्सेप्ट आपको 16/4 के टाइम लिमिट से पहले करना पड़ेगा, तभी 2B में फ्लो करेगा, नहीं तो फ्लो ही नहीं करेगा. अब इसी मतलब हमने एक्सेप्ट कर लिया, फिर ब्लॉक अनब्लॉक वाला क्रेडिट जो है हमको बाद में करना है 3B में, ऐसा ना? 2B मतलब में क्या है? अगर रिजेक्ट या पेंडिंग किया है, एक्सेप्टेंस तो हो गया ना. अगर रिजेक्ट या पेंडिंग किया है आपने, रिजेक्ट किया तो वो फिर से 1 को अमेंड करेगा. पेंडिंग किया है तो आप उससे फोन पे. अच्छा, एक चीज और, एक फंक्शनैलिटी इसमें होनी चाहिए. मान लीजिए मैं पेंडिंग कर रहा हूं, तो सप्लायर को कैसे पता किस चीज के लिए मैं पेंडिंग कर रहा हूं? वहां पर मैं एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग करने से पहले यहां पर एक रिमार्क्स का कॉलम तो हो कि रॉन्ग टैक्सेबल वैल्यू, रॉन्ग रेट ऑफ टैक्स, कुछ तो हो. फंक्शनैलिटी भी मिसिंग है. सर पेंडिंग का क्या बेसिस होगा? पेंडिंग का क्या मतलब? वही ना, टैक्सेबल वैल्यू डिफरेंस, रेट डिफरेंस. हाँ, टैक्सेबल वैल्यू में मतलब वैल्यू में कोई डिफरेंस हो तो
पेंडिंग कर दी। रेट गलत लगा दिया, हाँ, और टैक्स दूसरा लग गया। एक इनवॉइस नंबर है, मुझे कल ही किसी एक पार्टी बोल रही थी, वो सर एक इनवॉइस नंबर है I/234, लेकिन उसने GSTR 1 में डाला I234, और हम लोग उसका पेमेंट रोक लेते हैं। क्या ऐसे इनवॉइस जो आपके पास ओरिजिनल इनवॉइस है उसमें I/234 है, लेकिन आपके इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में स्लैश नहीं आ रहा, I234 आ रहा है, तो आप इसको क्या पेंडिंग करेंगे या एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे? एंडिंग ही करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि स्पेशल कैरेक्टर को आप भूल जाइए, बाकी सब अगर मैच कर रहा है तो क्रेडिट शुड बी अलाउड। आप सोच के देखिए, ऐसा कोई सीरियल नंबर बनाता है कि फर्स्ट ईयर में I/234, सेकेंड ईयर में I2/34, ऐसा कोई सीरियल नंबर बनाता है? नहीं। अगर बना रहा है तब तो प्रॉब्लम है ही है ही। हाँ वो तो बहुत फ्लैश बहुत कहाँ दिक्कत। लगाना चाहिए? अरे सर ये क्या हो जाता है कि सिस्टम और सॉफ्टवेयर से ही बनता है ना, तो ऑटोमेटिकली वही पकड़ता है, कोई चेंजेस आता ही नहीं है। चलिए, नहीं नहीं, ऐसे इश्यूज है ना, छोटे मोटे वेंडर्स तो करते ही करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर तो करेंगे ही करेंगे। हाँ। चलिए, अच्छा ये देखिए, फर्दर एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ 2B, अच्छा ओनली द फाइल इनवॉइस, अच्छा मैं 2B को 3B समझ, ये कुछ कट ऑफ डेट ये सब के बारे में लिखा हुआ है इसको। ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन टेकन बाय टैक्स पे इनवॉइस रिकॉर्ड्स कैन बी कैटेगराइज एज मेंशन, नो एक्शन टेकन, तो ये आपका ऑटोमेटिकली डीम्ड एक्सेप्टेड हो जाएगा। एक्सेप्टेड है तो 2B में जाएगा, रिजेक्टेड है तो 2B में नहीं जाएगा, पेंडिंग है तो 2B में उस मंथ के लिए कंसिडर सेम विल बी कैरी फॉर IMSF फॉर फर्दर एक्शन इन सब्सिक्वेंट मंथ्स। तो पेंडिंग करने के बाद तो सप्लायर को फोन से बताना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर अगर 30 तारीख को मेरा माल डिस्पैच हुआ है और 2 तारीख को मिल रहा है, हाँ, तो मेरे को तो दो वो नेक्स्ट मंथ ही लेना है, करेक्ट तो करेक्ट। उसको अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं और फिर नीचे में जाके रिवर्स कर दूं, नहीं नहीं नहीं, पेंडिंग रखो ना। पेंडिंग ही रखना। उसको पेंडिंग कैटेगरी में डाला जाए। यस। तो 2B में नहीं अगर आएगा। सर मैं वैसा करता हूँ, मेरे साथ एक एक कंपनी वाला है, वो बोला कि मैं ऐसा ही करूंगा, उसमें मैं क्या वायलेट कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लिया और फिर नीचे जाके मैं वो जो रिवर्सल कॉलम में डाल दिया, कोई वायलेशन तो नहीं, उसके लिए कोई लीगल? बहुत आसान हाँ होगी, उसके लिए अकाउंटिंग बहुत आसान होगी। हाँ, मैंने वो बोला मैं अपना अकाउंटिंग सिस्टम चेंज नहीं करूंगा अभी हाँ इसके ठीक, लिए। हाँ ठीक है, कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। कर सकते हैं नहीं? हाँ हाँ, क्या दिक्कत है, उसको बस नोटिस देना पड़ेगा, लेकिन ये मतलब 12 महीने में 2 महीने हो जाएगा, हर हर महीने तो होना नहीं है। इसमें नहीं होता सर, उसका है। हर महीने आ रहा है सर, बड़ी इंडस्ट्री है, ओके तो हर महीने उसके मंथ के एंड में सर वो माल डिस्पैच होता है और आता है। 30 तारीख, 31 तारीख भी ट्रक निकलती है, ओके। तो इसमें सौ अच्छा सौ है। 100 ट्रक निकलती है। तो सर वो बोल रहा है मैं अपना सिस्टम क्यों चेंज करूं। वो अभी क्या करता है, सारा एक्सेप्ट कर देता है और जो उसके बुक्स में एंट्री नहीं है उसको रिवर्स कर देता है। ठीक। लेकिन ये रिवर्सल का होने के बाद आपको फिर से याद करके वही इनवॉइसेस आपको रिक्लेम करना है। हाँ हाँ, वो ही करता है, फिर से जब आ जाता है तो वो ज्यादा अच्छा क्या है कि ये 100 इनवॉइसेस जो पेंडिंग पड़ा है वो 2B में नहीं आएगा, वो आपको लिस्ट सिस्टम में दिख दिया जाएगा। फिर आप 2B में सीधा 2B के साथ मैच कराते जाएंगे अपने आप। ओके। फिर ये रिवर्सल में डालने का, ऊपर लेने का, नीचे रिवर्सल में डालने का, ये सिस्टम से बच जाएंगे आप। जी हाँ जी जी, उनके लिए पेंडिंग वाला ऑप्शन अच्छा रहेगा। हाँ, अभी फैसिलिटी आपके लिए ही बनी है, ऐसा सोचो आप। जी 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 जी। ये राजेश जी और अनिमेश, ये दोनों नहीं नजर आ रहे। अनिमेश जी तो कल रात को 12:30 बजे फोन आया सर, तो 12:30 बजे रात को अच्छा, कौन बोला आया? दिनेश जी ये मैसेज फ्लोट हो रहा है, सही है कि गलत है? मैंने बोला सही है, गलत नहीं है, आराम से सो जाइए आप अभी। 7 तारीख को एक्सटेंशन आया है तो उसमें गलत तो नहीं है ना, मैंने मुझे बोलते हैं। बोला मैं अभी निपटा के आया, आप भी सो जाए, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ओके। अच्छा, पेंडिंग एक्शन shall not be allowed in following scenarios: original credit note, upward amendment of the credit note respective of the action taken by recipient on the original credit note, downward amendment of the credit note. ये क्या बोलता है सर? पेंडिंग नॉट बी अलाउड इन द Records will not become part of 2B and 3B. Such records will remain on IMS dashboard till the time the same is accepted or rejected. Pending action shall not be allowed in following scenarios: original credit note. अच्छा, ये मैं पेंडिंग कर रहा हूं तो ये सप्लायर को पता लग रहा है या नहीं लग रहा है? पता लगेगा ही ना। कैसे? यहाँ कहीं कुछ लिखा ही नहीं कि सप्लायर के पास है कुछ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो तो उनका लेने देना नहीं है सर। हैं? तो पेंडिंग करेंगे तो वो टैक्स वैल्यू कब पता चलेगा? उसको मालूम पड़ना चाहिए ना, टैक्स का वैल्यू चेंज है। जिसका टैक्स वैल्यू डिफर आ रहा है उसको हम पेंडिंग कर रहे हैं ताकि सप्लाई ठीक कर सके। ये देखिए 16/4 और POS, वो सब POS में क्या होता है सर? प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, दिल्ली का बजाय महाराष्ट्र डाल दिया है सर। हाँ,
अब देखिए ये आईएमएस में जाएगा नहीं, डायरेक्ट 3B में चला जाएगा। ये दोनों इनवर्ट आरसीएम सप्लाई तो चलिए ठीक है, 1 में तो आता ही नहीं है। हाँ नहीं, सप्लायर अगर रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड इनवर्ट सप्लाई जिसपे आरसीएम है वो डायरेक्ट 3B में जा रहा है। तो उसी को भरना है ना, उसको 2B में आने की कहाँ जरूरत है। Records will flow to IMS dashboard at the time of saving a record by supplier in respective form and recipient can take action. However, such records will be populated in 2B after filing 1 by the supplier. अच्छा, ये ऑटोमेटिकली फ्लो होगा जब जब 1 में सेव होता जाएगा, और 3B फाइल हो गया जो ऑटो पॉपुलेट हो गया वो IMS डैशबोर्ड से बाहर आ जाएगा। इट इज मैंडेटरी टू टेक एक्शन ऑन ओरिजिनल रिकॉर्ड एंड फाइल द रेस्पेक्टिव 3B. It is mandatory to take action on original record and file respective 3B before taking action on amended record, where original and amended record belongs to two different 2B period. क्या मतलब हुआ ये? Yes, 2B will be sequential now. That is, system will generate 2B of a return period only if 3B of previous return period is filed. The liability of supplier will be increased in 3B for the subsequent tax period. ये क्या कमाल कर? The liability of supplier will be increased in 3B for the subsequent tax period for the invoice record which has been rejected by the recipient in the IMS for the following transaction. मतलब अगर रिसिपिएंट ने कोई इनवॉइस रिजेक्ट कर दिया है या पेंडिंग किया है, नहीं रिजेक्ट, सिर्फ रिजेक्ट, ओके, तो सप्लायर की लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 3B में। ऐसा क्यों होगा सर? क्रेडिट नोट से तो सप्लाई की लायबिलिटी रिड्यूस होती है ना, सामने वाले ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो लायबिलिटी तो बढ़ेगी। सर मान लीजिए क्रेडिट नोट 1 लाख रुपए का उसने दिया है, ओरिजिनल क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द सप्लायर। हाँ, तो 1 लाख रुपए का क्रेडिट नोट सप्लायर ने बना दिया और सामने वाला बोलता है कि नहीं हम लोग को रिवर्स 1 लाख पे नहीं खाली 50,000 रुपये करना है, तो लायबिलिटी तो सीधा उसका बढ़ जाएगा ना। हाँ, क्रेडिट नोट से अपना आउटपुट टैक्स कम नहीं कर पाएगा अगर रिजेक्ट कर दिया तो। हाँ, तो फिर वो बढ़ जाएगा। फिर अपवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट, उसने 50,000 का लाख कर दिया तो भी वो क्रेडिट नोट रिजेक्ट कर देगा, तो भी उसको लायबिलिटी बढ़ जाएगा। डाउनवर्ड अमेंडमेंट ऑफ द क्रेडिट नोट रिजेक्टेड बाय द रिसिपिएंट इफ ओरिजिनल क्रेडिट नोट वाज रिजेक्टेड बाय हिम। Downward amendment of invoice/debit note rejected by the receipt where original invoice was accepted by him, 3B has also been। क्योंकि उसमें भी उसको क्रेडिट लेना है। ओरिजिनल इनवॉइस में टैक्स मान लीजिए है 100 रुपया, आपने अमेंड कर दिया इसको और इसको टैक्स को 80 रुपया कर दिया और रिसिपिएंट इसको रिजेक्ट कर रहा है, तो आपको 20 रुपया से इस सप्लायर का टैक्स बढ़ जाएगा। यही देखिए IMS का असली मकसद यही है। ये सर्टिफिकेट वाला प्रॉब्लम हट जाएगा। हाँ, उस सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हट जाएगा, कम हो जाएगा। ये सिस्टम अच्छा है, यही असली मकसद था। अच्छा, ये ऐसा सिस्टम जो टैली वगैरह जो सॉफ्टवेयर है, जो मतलब स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर, ये हाँ। सीधा डेटा टैली से उठा के इसके साथ मैच करेगा अपने आप सिस्टम। अच्छा, अब वो ऐसा करेगा ताकि ये मैनुअल थोड़ा इंटरवेंशन कम हो जाए, फिर अपने आप वो करके दे देगा। धीरे धीरे मतलब ऑटोमेशन पे जा रहा है सब कुछ। ओके Sir, I have shared one user ID password in your WhatsApp, which is of a company which bills 24 hours अच्छा, with e-invoicing. ओके लेट मी। इसमें आया नहीं IMS अरविंद जी? Maybe देखा नहीं सर, just share। अच्छा, आया नहीं है। Okay. ये ड्राफ्ट मैनुअल है, ये सर्विसेज रिटर्न IMS डैशबोर्ड, तो अभी तो आया ही नहीं है। IMS में इनवर्ड सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई दोनों नजर आएगा क्या? ये देखिए आ तो रहा है उसको नजर। डैशबोर्ड टू व्यू स्टेटस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्टेड बेस्ड ऑन एक्शन टेकन बाय योर रिसीट, यानी कि इस IMS में डैशबोर्ड टू व्यू एंड एक्ट ऑन इंपोर्ट, इस पे आपका सप्लायर और ये आउटवर्ड सप्लाई। समझ गए ये क्या है आपको? इनवर्ड डैशबोर्ड टू व्यू एक्ट्स ऑन इंपोर्ट्स एंड इनवर्ड्स रिपोर्टेड बाय सप्लायर इन दिस, यानी कि मान लीजिए ये सप्लायर, ये रिसिपिएंट और आप हैं मिस्टर ए, तो मिस्टर ए का सप्लायर इसमें नजर आएगा और मान लीजिए बी है मिस्टर ए का इनवर्ड सप्लाई। हाँ, ए का इनवर्ड सप्लाई आईटीसी से रिलेटेड, ITC से रिलेटेड, तो ऐसा वो एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग इसमें करेगा इनवर्ड सप्लाई में, और वो जो 1A बन के आएगा वो आउटवर्ड सप्लाई में दिखेगा। नहीं, 1A नहीं बन के आएगा ये, मतलब जो उसका कस्टमर ने जो किया, हाँ रिजेक्ट पेंडिंग वो आएगा यहाँ पे। करेक्ट। एक्शन टेकन बाय द सप्लाई रेसिपिएंट। ए बी अगर है, दो हैं, एक बार इसको और क्लियरिटी ले लेते हैं। सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। ये रिसिपिएंट को इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में उसको कुछ नजर आएगा। ये अगर रिजेक्ट करेगा या पेंडिंग करेगा तो ए को आउटवर्ड सप्लाई में नजर आएगा। करेक्ट है ना? हेलो,
यस सर। करेक्ट। तो इसमें कब रिजेक्ट करना है, कब पेंडिंग करना है, उसका क्लैरिटी नहीं दिया है। नहीं, वो तो हम लोग को डिसाइड करना है, हम लोग टैक्सेबल वैल्यू रेट लेकिन सर उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं ना, है, उसको पेंडिंग क्यों कर, रिजेक्ट भी कर सकते हैं ना। रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो वन रिजेक्ट फाइल करेंगे तो होने से उसका, पहले, हाँ। वन फाइल होने से पहले लिखा था सर उसमें कहीं सर। हाँ भाई, रिजेक्ट करेंगे तो उसको मतलब वो भी करेगा कि नहीं करेगा तब क्या पता चलेगा। चलिए, एक एफएक्यू भी आया, उसको भी पढ़ लेते हैं। सर इसका स्क्रीनशॉट ऊपर से दिखाइए क्या है। B2B इनवॉइस और अमेंडमेंट, डेबिट एक नोट अमेंडमेंट, क्रेडिट नोट अमेंडमेंट इनवॉइसेज, ये अच्छा है। ये वाला क्रेडिट नोट में कुछ भी आप करेंगे तो सीधे उसका टैक्स लायबिलिटी सप्लायर का बढ़ जाएगा। सर जिसके 5-10 हजार इनवाइसेज होंगे उनको कैसे करेंगे बल्क में? ये तो फिर सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा आपको। अच्छा। रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर ही करेगा तभी जाके होगा काम, बाकी किसी का अब काम नहीं इसमें है। कम से कम पार्टी वाइज तो रिकॉर्ड बता देता। अब जैसे 5-6 हजार इनवॉइस अगर किसी के हैं तो कम से कम पार्टी वाइज रिकॉर्ड नजर आ जाए इसमें। ये तो आएगा ना पार्टी वाइज तो। कहाँ नजर आ रहा है इसमें? नहीं नहीं, अभी तो दिखाया है, तो समरी दिखा रहा है आपको, तो ओपन करेंगे अंदर तो अंदर सब एंटर आएगा ना। करेंगे तो आपके घर पे। ओपन करेंगे तो सब आएगा इसमें। हाँ B2B इनवॉइस में क्लिक करूंगा, हाँ, क्लिक। जी। इनवॉइस नंबर वाइज नजर आएगा, लेकिन नहीं पार्टी वाइज आता है सर। क्या आएगा नजर? आएगा पार्टी वाइज। सर सब कुछ है इसमें, सब कुछ। सर्च वाले ऑप्शन में, सप्लायर फिल्टर आ वाले गया, ऑप्शन। जीएसटी ऑफ सप्लायर आ गया सर, देखिए। आ गया, लेकिन ये तो एक ही सप्लायर है ना। नहीं, सप्लायर एक कहाँ है। डाउनलोड एक्सेल तो है, लेकिन वो तो, हाँ रुकिए, है, हाँ ठीक है, ठीक ठीक। मतलब ये तो मतलब ही नहीं होता है अगर सप्लायर नहीं देता तो। दे रहा। अगर मान लीजिए अगर आपने सप्लायर नहीं दिया तो मतलब ही नहीं है ना आईएमएस का। एज सीन इन द स्क्रीनशॉट बिलो, सिंपल, अच्छा बिलो है। चलो उधर से और लंच बॉक्स में डब्बू ले करके जीएसटी सप्लाई, इनवॉइस टाइप, स्टेटस, सोर्स सब नजर आएगा। ओके ठीक है, ये फिल्टर से, दैट्स गुड। डीम एक्सपोर्ट वाला क्या आ गया सर ऊपर, इनवॉइस टाइप अच्छा था। किसी ने भी कोई सवाल कर रहा था कि, राजू पोदार जी थे। नहीं नहीं, अच्छा ये सारा आ रहा है, ठीक। बल्क सिलेक्शन, लमजी हो गया सर, ये तो क्या लोग करेंगे। काम आप लोग का बढ़ गया। सर ये इस बार के लिए अप्लीकेबल है, अक्टूबर से है ना सर? हाँ, 1 अक्टूबर से है, इसका मतलब नवंबर से आप शुरू हो जाइएगा। ड्यू डेट बढ़ेगा। आपका काम बढ़ गया। या भूल जाइए इसको, ये एग्जिस्ट करता था या नहीं करता, तो भूल जाइए इसको, तो भी अच्छा है। डेट भी बढ़ेगी ना सर, फर्स्ट टाइम है, लोगों को मालूम ही नहीं रहेगा। वो तो क्या सर के बताएंगे, हमको सोच गेस करना है। सर ये इतना नया ला रहे हैं ना सर, कुछ सॉफ्टवेयर वाले भी परेशान है। हाँ, ठीक से कुछ एक आता है, उसके बाद ये नया कुछ आ जाता है, वो भी परेशान है। अभी टेलीफाई आ गया है, उसको इसको इसको पकड़ के चलना पड़ेगा उसको भी। और इसमें अच्छा पेड़ के लिए सर कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ये जो है, ये आ गया टोटल इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू, इंटीग्रेटेड टैक्स, ये जो हम लोग बोल रहे थे, बस इतना ही नजर आएगा, ये है। जितेंद्र जी, आपने लगता पूरा एनालिसिस किया हुआ है इसका। हाँ सर, पढ़ा तो था एक बार सब कुछ। ये देखिए, ये सारा डिटेल आ गया जो रिपोर्टेड इन वन स्टेटस 3B ऑफ द रिसिपिएंट। ये तो लिख तो दिया, हम लोग जो बोल रहे थे नहीं आ रहा है, फाइल्ड या नॉट फाइल्ड, नेक्स्ट मंथ आएगा ये नजर, लेकिन आएगा, वही सर, मैं वही बोला नेक्स्ट मंथ में आएगा सर ये। आएगा ये नजर। तो ये तो काम हो गया इसका क्लॉज। ये जो क्लॉज C है, फर्स्ट क्लॉज, तो आपका मतलब ये हो गया कि ये जो क्लॉज कौन सा है, A B C D, ये C आपका काम कर गया। रहा B, जहां पर ई वे बिल वाला था। FAQ देख लेते हैं। व्हाट इज इनवॉइस मैनेजमेंट फैसिलिटी है, चलिए टूल है, और इसका लॉ से कोई लेना देना नहीं है। हाउ कैन आई एक्सेस द IMS, ठीक है। व्हेन विल आई मेड अवेलेबल टू द टैक्स पे, तो 1 अक्टूबर में पोर्टल में बटन नजर आएगा, और उसमें 14 अक्टूबर से आप एक्शन ले सकते। व्हाट ऑल रिकॉर्ड्स विल बी अवेलेबल इन IMS, नॉट फ्रॉम नवंबर सर, इट इज फ्रॉम 14 अक्टूबर, नॉट फ्रॉम नवंबर। हाँ, अक्टूबर से। और इसमें ये दोनों नजर नहीं आएंगे, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, सीधे 3B में चला जाए। एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड रिकॉर्ड का क्या जाएगा, एक्सेप्टेड बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर टू बी पीरियड रिमूव फ्रॉम IMS, ठीक है। तो जो एक्सेप्ट हो गया वो IMS से हट जाएगा, और जो रिजेक्ट या पेंडिंग हो गया वो IMS में। कब अवेलेबल होगा, जब वो सप्लायर अपने वन में सेव करे। व्हेन कैन द रिसिपिएंट टैक्स पेयर टेक एक्शन ऑन द रिकॉर्ड, एज सुन एज सप्लायर सेव्स एन इनवॉइस, उसी वक्त आप एक्शन ले सकते। यानी कि आपका डेली बेसिस का एक काम आ गया। कौन से डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा IMS में, 5-6 नहीं मिलेगा। आइस गेट नहीं मिलेगा, RCM का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, POS और 16(4) नहीं मिलेगा, और 37A के अकॉर्डिंग अगर मतलब 180 डेज वाला है तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। हु विल हैव एक्सेस टू IFS, सबको। व्हाट आर द एक्शन दैट आई कैन टेक ऑन IFS पेंडिंग,
Are there any invoice records where pending action is not allowed in IMS? Yes, for the following four scenarios, pending action would not be available. Original credit note, या तो accept कीजिए या reject कीजिए. Upward amendment of the credit note, reject recipient respective of the action taken by the recipient on original credit note. Downward amendment of the credit note rejected by the recipient. Downward amendment of the invoice. ये सब आपको या तो accept करना है या reject करना है. Can I take actions on multiple? Yes, ठीक है. What happens to the original record if the same record is amended by the supplier? तो replace हो जाएगा. What will happen to document on which taxpayer has taken on IMS? ठीक है, इसको छोड़ दो. एक्सेप्ट उसमें लिखा है क्या करेंगे, रिजेक्ट कब करेंगे? ठीक है, ये तो ठीक है. नहीं, कब करेंगे ये तो आपको डिसाइड करना है. Which document will be considered for generation जो आपने एक्सेप्ट किया है. What if I have taken an action on a document in save status but the same is edited or changed by the supplier before filing one? तो आपको replace document मिलेगा. ठीक है. No, RCM नहीं आएगा. ये देख. The IMS has two different view. Recipient view. As a recipient, a taxpayer will have an inward supply view to see all the specified documents which are saved or filed by your respective supplier. As a supplier, a taxpayer will have an outward supply view to see action taken on all specified documents by their respective recipient. और ये आया नहीं है. ये स्टार कहाँ लगाया हुआ है? ये स्टार मेड अवेलेबल शॉर्टली. अच्छा, इसी के साथ है. ये आया नहीं है. इसका मतलब अभी एक्सेप्ट रिजेक्ट का आप गेम खेलिए, समझ लीजिए. उसके बाद क्योंकि एक्चुअल तो तभी आएगा जब सामने वाला को पता लगेगा. नहीं, वो नवंबर में आएगा सर, क्योंकि ये अभी तो रिसिपिएंट इसमें करेगा काम, तो नवंबर में आएगा. नवंबर में आएगा. ओके. If the recipient rejects the record before filing one by the supplier, the invoice record can be edited and supplier can file one with the same detail. This edited record will be made available to the. ठीक है. If the recipient rejects, then the supplier needs to amend or add the invoice record in 1A or subsequent one with same detail. Draft 2B क्या होता है? GST will continue to be generated on 14th of every month with the same logic as current 2B, which will now be considered as draft 2B. This draft 2B will consist of all the accepted or deemed accepted records or rejected records. Here rejected records are for view only and will not flow in 3B. अब देख लीजिए एक बार फिर से फ्लो समझ लेते हैं. 1 IMS यहाँ पर सेव हो जाएगा तो आ जाएगा, फाइल नहीं भी सिर्फ सेव्ड होने पाएगा. IMS और IMS 2B के बाद 3B. तो 2B में आपको रिजेक्टेड रिकॉर्ड भी दिखेगा, लेकिन ये डेटा 3B में फ्लो नहीं हो रहा. तो मैं इसका मतलब ये मान लूं कि अब 2B से डेटा 3B में नहीं आएगा, IMS से डेटा 3B में आएगा. करेक्ट? हेलो सर जितेंद्र जी. नहीं सर, IMS से 2B में ही जाएगा ना सर. IMS से नहीं. देखिए, आपने यहाँ रिजेक्ट कर दिया तो 2B में रिजेक्टेड रिकॉर्ड आएगा, लेकिन सिर्फ देखने के लिए, व्यू के लिए. और अगर आप ऐसे देखते हैं IMS में एक्सेप्ट कर लिया, 2B में तो वो आएगा ही आएगा. तो 2B से 3B में वही रिकॉर्ड जाएगा जो एक्सेप्टेड है. ठीक, 2B से ही जाएगा. चलिए ठीक. Can I take any action after generation of draft 2B? Yes, the recipient will be allowed to take action on any record available in draft 2B also till the filing of 3B. In such cases, at the time of filing 3B, recipient will require to recompute his 2B to have impact of actions taken after 14th in his 3. मतलब yes, the recipient will be allowed to take an action on any record available in 2B till the time of filing of 3B. In such cases, at the time of filing 3B, recipient will require to recompute his 2B to have impact action. पता नहीं. Is there any scenarios where draft 2B will not be generated by system on 14th of subsequent month? Yes. In case the previous period 3B is not filed by the taxpayer, the system will not generate draft 2B on 14th of the subsequent month. However, the taxpayer can generate 2B from the IMS dashboard after filing their previous. How many times can I regenerate 2B? Before filing 3B, there is no restriction on number of times such 2B can be recomputed. मतलब IMS में चेंज करते जाइए, 2B जनरेट होता जाएगा. 2B for quarterly taxpayers, M1 M2 में जनरेट नहीं होगा, Q1 में जनरेट होगा. What will happen to 2A? 2A जैसा चल रहा है चलता रहेगा. Is it mandatory to recompute 2B if there is any change made by the recipient on IMS dashboard after draft 2B generation by saying it is mandatory to recompute 2B. Action taken on individual record. To take action on individual record, recipient can select the action by clicking the radio button available at show. What will happen if the recipient rejects the tax invoice or debit note for the supplies of financial year 23-24, which were eligible for 2B of October 24?
गिवन द डेडलाइन अवेल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। Taxpayer are advised to reconcile the record before filing one for October 24, taxpayer for which due date is 11th November 2024. The taxpayer can accept, reject the record on IMS after due verification. The ITC for the rejected will not flow to 2B for October. ये 23-24 का भी IMS जनरेट हो रहा है क्या? वो सर सबके सितंबर वाला तक तो नवंबर वाला तक था ना अपना जो लेने का था क्रेडिट। नहीं, IMS अगर 24 में जनरेट हो रहा है तो क्या 23-24 का भी IMS आज जनरेट होगा क्या? डेबिट नोट आ जाएगा लास्ट ईयर का भी हम क्रेडिट ले सकते हैं ना अभी इस मंथ तक। नहीं ले सकते हैं, लेकिन IMS क्या जनरेट होगा? हाँ वो होगा तभी दिखाया है ना। 23-24, 24-25 अक्टूबर 2024 में आएगा IMS। ये कह रहा है अक्टूबर 2024 में जो IMS आएगा वो इसका भी थोड़ी आ सकता है। तो मतलब जिसका डेबिट नोट रह गया है, जिसके इनवॉइस रह गए हैं। अच्छा, ओके, यानी कि अगर सप्लायर 23-24 का कोई अमेंडमेंट अक्टूबर के 1 में करता है, अक्टूबर 2024 में करता है 1 में, हाँ ओके, पुराना रिकॉर्ड का अभी अमेंडमेंट कर रहा है तो वो नजर आ जाएगा रिसीव। सितंबर में किया होगा तो अक्टूबर में कर दिया। Can a supplier amend FCM invoice to RCM invoice and what will be the impact of? Yes, ये अच्छा है। Can the place of supply be changed? Yes, good. What will happen if the recipient rejects the original credit note or upward credit note? ठीक है, उसको टैक्स देना पड़ेगा, सप्लायर बढ़ जाएगा। Impact on ITC and liability of supplier under different scenarios. B2B debit note, e-commerce operator invoice, action accept, ITC अमाउंट आपको पूरा मिलेगा, सप्लायर की 3B लाइबिलिटी अपवर्ड एक्सेप्ट कर लिया, ये प्लस डेल्टा का नीचे है क्या? डेल्टा इंडिकेट द चेंज इन, तो इसको आईटीसी मतलब क्योंकि अपवर्ड रिवीजन है तो उसको ज्यादा आईटीसी मिलेगा और उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। इसमें माइनस डेल्टा होना चाहिए। नहीं, लायबिलिटी से प्लस बन जाएगा सप्लायर का, क्योंकि ठीक है, इसको ज्यादा आईटीसी, इसको ज्यादा टैक्स देना। हाँ, रिजेक्ट करेगा तो प्लस फुल अमाउंट, तो इसको आईटीसी नहीं मिलेगा, तो यहाँ माइनस होना चाहिए था। हाँ, और इसको पूरी टैक्स देना चाहिए। पेंडिंग, फिलहाल तो टैक्स देना पड़ेगा ताकि इंटरेस्ट की लायबिलिटी से बचे। ये नहीं समझ में आया ये वाला? एग्जैक्टली राइट सर जितेंद्र जी। लेकिन सर रिजेक्ट तो सामने वाले ने किया, लेकिन ऐसा हो सकता है ना किसी और का जीएसटीएन होगा। देखिए क्या ये इसमें क्या हुआ सर कि इसलिए किया क्योंकि किसी और का जीएसटीएन है। एक मिनट तो रुक जाइए, ये एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग प्लस डेल्टा नील है, एक्सेप्ट यहाँ पर ये रिजेक्ट में ये फुल अमाउंट है, यहाँ आना चाहिए था, ये गड़बड़ बना हुआ है, ये टेबल ही गड़बड़ बना हुआ है। ये दोनों सेम है ना? नहीं सर, अरे ये दोनों सेम है, देख लीजिए। आईटीसी नहीं मिलेगा, देखिए इसमें लिखा है ना, रिजेक्ट के बाद नील लिखा है। यहाँ भी तो नील लिखा है। नहीं, रिजेक्ट पेंडिंग में नील लिखा है सर, एक्सेप्ट करेगा तो फुल अमाउंट मिलेगा। अगर इसको क्या है कि ये जो है सर, एक मिनट ऊपर लीजिएगा, ऊपर थोड़ा ऊपर लीजिएगा, इसमें ऊपर वाला जो कॉलम रिकॉर्ड टाइप जो है आईटीसी अमाउंट, इसमें एक्शन ऑन अमेंडमेंट रिकॉर्ड आईटीसी क्रेडिट का है, बराबर है सर। तो आईटीसी एक्शन और ओरिजिनल रिकॉर्ड रिजेक्ट, हाँ, ये रिजेक्ट किया तो सप्लायर का क्या आएगा इसमें? आ जाएगा, ठीक है, आईटीसी नील, और इसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये क्या है? अच्छा, ये एक्शन ऑन अमेंडमेंट रिकॉर्ड, ये अमेंडमेंट के बाद उसका आईटीसी मिलेगा, ऐसा? हाँ, अमेंडमेंट के बाद एक्सेप्ट कर लिया तो उसको पूरा आईटीसी मिलेगा, ठीक है, इसको तो ज्यादा टैक्स देना ही पड़ेगा। पेंडिंग किया, अच्छा रुकिए, इस टेबल को एक बार दोबारा समझ। टेकन ऑन आईएमएस एंड इंपैक्ट ऑफ R2B recipient to B ITC credit, एक्शन टेकन ऑन ओरिजिनल रिकॉर्ड एक्सेप्ट फुल अमाउंट आईटीसी, और यहाँ पर अमेंडमेंट में कोई कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर एक्शन लिया गया, एक्शन ऑन ओरिजिनल रिकॉर्ड एक्सेप्ट, आईटीसी आपको पूरा मिल गया। अमेंडमेंट रिकॉर्ड में अपवर्ड रिवीजन हो गया, उसको भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसकी लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। ओरिजिनल रिकॉर्ड को रिजेक्ट किया, आपको आईटीसी मिलेगा नहीं। फिर अमेंडमेंट रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको फुल आईटीसी मिल जाएगा और सामने वाले को टैक्स देना प्लस अमाउंट वाला बनना पड़ेगा, ठीक है। अपवर्ड ओरिजिनल रिकॉर्ड को आपने पेंडिंग कर दिया, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर बाद में आपने अमेंडेड रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया तो आपको फुल आईटीसी मिलेगा, इसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक बात है। अब यहाँ पर डाउनवर्ड रिवीजन हो रहा है। अब जब डाउनवर्ड रिवीजन हो रहा है और आपने एक्सेप्ट कर लिया फुल अमाउंट, ओरिजिनल रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया, फिर अमेंडेड को आपने डाउनवर्ड कर लिया, करेक्ट है ना? जब डाउनवर्ड कर लिया तो आपको आईटीसी उतना कम मिलेगा और इसको टैक्स उतना कम देना पड़ेगा, करेक्ट। ये क्या आईएनसीआर लायबिलिटी
लायबिलिटी ऑफ द रिकॉर्ड, इंक्रीज लायबिलिटी और एक्शन टेकन, इंक्रीज लायबिलिटी ऑन एक्शन टेकन, मतलब वो सप्लायर की लायबिलिटी बढ़ जाएगा ना टीबी में। यहाँ ओरिजिनल रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया, फुल अमाउंट आईटीसी मिलेगा। ओरिजिनल रिकॉर्ड को डाउनवर्ड रिवीजन किया, एक्सेप्ट कर लिया तो माइनस डेल्टा, माइनस डेल्टा, और यहाँ पर नील, तो इसका भी तो टैक्स कम होगा। हाँ, माइनस डेल्टा तो है, अच्छा इंक्रीज लायबिलिटी नहीं होगा। चलिए, इसके बाद ओरिजिनल रिकॉर्ड एक्सेप्ट और उसको रिजेक्ट कर सकता है, नील माइनस डेल्टा, ठीक है। पेंडिंग अलाउड नहीं है, डाउनवर्ड रिवीजन में पेंडिंग अलाउड नहीं है, ठीक है ना। ओरिजिनल रिकॉर्ड रिजेक्ट, और ये क्या है, रिजेक्ट कर दिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर बाद में अमेंडेड रिकॉर्ड को एक्सेप्ट कर लिया फुल, और उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। ओरिजिनल रिकॉर्ड को पेंडिंग कर लिया, फिर बाद में एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, हो गया। क्रेडिट नोट, ठीक है, क्रेडिट नोट ओरिजिनल रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया, फुल अमाउंट आपको आईटीसी माइनस करना पड़ेगा और इसको फुल अमाउंट कम करना, जितना अमाउंट है क्रेडिट नोट का उसको कम करना। ओरिजिनल रिकॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया, माइनस क्रेडिट हो गया। अमेंडेड रिकॉर्ड को अपवर्ड डिवीजन ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो और माइनस हो गया, इसको माइनस देना ही पड़ेगा। रिजेक्ट किया नहीं, पेंडिंग पॉसिबल नहीं है। रिजेक्ट, ओरिजिनल रिकॉर्ड रिजेक्ट, आईटीसी आपको कम नहीं करना क्योंकि आपने रिजेक्ट कर दिया। बाद में एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आईटीसी आप माइनस करेंगे, वो क्रेडिट कम, टैक्स कम दे, पेंडिंग अलाउड नहीं। क्रेडिट नोट अप डाउनवर्ड एक्सेप्ट कर लिया ओरिजिनल रिकॉर्ड, फिर अमेंडेड रिकॉर्ड में क्रेडिट नोट डाउनवर्ड हो गया तो उतना आईटीसी आपको बढ़ जाएगा, इसको टैक्स देना पड़े, ठीक है। रिजेक्ट और पेंडिंग। आरसीएम टू फॉरवर्ड चार्ज, अच्छा आरसीएम टू फॉरवर्ड चार्ज में एक्सेप्ट कर लिया तो फुल अमाउंट आपको देना पड़ेगा ऑन आरसीएम। आरसीएम टू फॉरवर्ड चार्ज क्रेडिट नोट, ठीक है। फॉरवर्ड चार्ज टू आरसीएम, फॉरवर्ड चार्ज कर दिया तो आप क्रेडिट क्लेम कर लिया, बाद में अमेंडमेंट कर लिया तो क्रेडिट माइनस कर दीजिए। और क्योंकि आरसीएम किया है तो ये आरसीएम में जाएगा, ये इसमें पूरा नहीं आ रहा है, ये देखिए टेबल ये सब लिखा हुआ है, मतलब वो 4A3 में चला जाएगा ना फॉरवर्ड। ये जब आएगा ना, ये सब गलतियां आएंगी, मतलब आप लोगों का काम बढ़ गया। चलिए, किसी को और कुछ कहना है तो बताइए। पर आने वाला समय में क्या प्रैक्टिस करेगा कॉम्प्लायंस वाला, आपको 6 सेंस लगा के ये पता लगाना होगा कि भैया कहाँ सप्लायर गड़बड़ी किया है। मान लीजिए आपको पता है कि ये वाला आरसीएम का ही इनवॉइस आना चाहिए, उस तरह से आपको कुछ 6 सेंस लगाना पड़ेगा। और ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा, पर्सनल प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा ऑपरेशन में। हाँ, और मतलब अगर पार्टी अपना कंसल्टेंट चेंज करेगा तो कंसल्टेंट को भी दिक्कतें आएंगी। तो अब आपको पार्टी वाइज रिकॉर्ड देखना होगा तब, और फिर पार्टी के साथ बैठ के आपको डिसाइड करना पड़ेगा, आसान नहीं। अमित ठाकुर जी कुछ बोलिए। सर मैं ये बोल रहा था, अभी तो ठीक ठाक चल रहा था, फिर ये नया लाने का इनको जरूरत क्या था? अरे शुरुआत हमने वैसे ही किया था डिस्कशन का, जी सर। ABCD, क्लॉज सी का एक फायदा हो गया कि 3B फाइल हुआ या नहीं हुआ ये पता लग जा रहा है। जो IMS और जो छोटी मोटी गलतियां थी वैल्यू की, क्रेडिट नोट में वो सर्टिफिकेट मांगने लगे थे, वो सिस्टम खत्म। और टैक्सेबल GSTN गलत डालने लगे थे, वो सिस्टम खत्म हो गया। इसका मतलब अगर आपने इसमें एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं किया, बाद में अगर कोई नोटिस आता है तो 30 नवंबर 2024, मतलब 30 नवंबर तक लास्ट डेट है, उसके पहले नोटिस आता है, उससे पहले तो नोटिस आता नहीं है। 30 नवंबर जब पार हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तब नोटिस आता है, तब IMS में आप कुछ करेक्शन ही नहीं कर सकते। अभी सर इसमें तो ऐसा, इसमें अमित जी ऐसा हो गया था ना कि वही लोग क्या करते थे, B2C में कर डालते थे, फिर B2B बना देते थे। बहुत सर थोड़ा बहुत मतलब हो रहा था, तो हो गया क्लियर। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है। B2C में डाल देते तो आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा था। अब कम से कम आप उस पार्टी को बोलते सकते थे कि B2C में क्यों डाला भैया, B2B में डालिए, आपको नजर ही नहीं आएगा वो इनवॉइस। तो सर अभी हम लोग ऑडिट कर रहे थे ना लास्ट ईयर का 23-24 का, जैसे बहुत सारे पार्टियों में ऐसा मिला कि उसने तो GSTR 1 में चढ़ाया है, इसके 2B में दिख ही नहीं रहा है। फिर उसने हमको स्क्रीनशॉट भेजा, बोले देखो इतना बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा भी अमाउंट था। बहुत सारे लोगों में ऐसा मिला। ओके ऐसा कई बार जी। सर ये इफेक्टिव 1 नवंबर से ही करना है ना, जो भी एक्सरसाइज करना है हम लोग? नहीं 14 अक्टूबर। हाँ 14 अक्टूबर लिखा है ना उसमें, आपको लाइव हो जाएगा रिकॉर्ड। रियल टाइम आपको इनवॉइस नजर आएगा जैसे जैसे अपलोड होता जाएगा। नहीं ये तो अक्टूबर से दिखेगा, लेकिन एक्शन वगैरह जो भी लेना है वो तो नवंबर से लेना है ना? नहीं 14 अक्टूबर। ले सर, अपना सितंबर 3B को ये हिट हो रहा है क्या ये? हाँ अरे सितंबर को ही हिट हो रहा है।
हाँ तो डेट एक्सटेंड होगा सर। सर देखिए, हम लोग तो टैक्स ऑडिट का बिना नहीं, बोले बढ़ गया, वैसा इसका भी बढ़ेगा सर। अमित जी, अमित जी, मैं बताता हूँ 1 मिनट। हम लोग आज भी तारीख पे 2 वीक के भरोसा करके चलते थे, क्लाइंट हमको जो देता था वही देते थे। हाँ अब हमको कुछ नहीं करना है इसमें, समझ लीजिए आप। ये मॉडिफाइड वर्जन ऑफ 2B है, समझ लीजिए आप। मतलब ये पोर्टल पे काम कर रहे हैं बस। आप देखिए, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्लाइंट के ऊपर डाल दीजिए भैया ये आईएमएस हाँ है, उसको एडुकेट कर दीजिए क्लाइंट को कि बस एक्सेप्ट रिजेक्ट और पेंडिंग का कॉन्सेप्ट है। और जब 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 क्रेडिट नोट आए, जब जब अमेंडमेंट आए, तो एक्स्ट्रा कॉशन हो जाइए। बस। तो सर मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्लाइंट कुछ बुक्स देता ही नहीं है चेक करने को, तो हमको जो क्यों हमने करने का लिखा चेक? उसी को बेस पकड़ लेता है। नहीं, हमको क्यों चेक करने का बताइए, आप क्यों चेक करेंगे? नहीं, वो परचेस रजिस्टर देगा तब तो वेरीफाई करेंगे, क्योंकि बिल तो दिख रहा है, लेकिन है उसके बिलोंग कर रहा है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? तो सिस्टम में डाल दीजिए ना, सॉफ्टवेयर में। Sir, these people have to compare, big industries, they have to compare their purchase order with the invoice value and accept reject उधर से कर सकते। देखिए, ये काम अपने को नहीं करना है एज कंसल्टेंट। नहीं सर, इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प तो करना है ना। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में करना पड़ेगा ना, एक बार तो करना पड़ेगा। उसको करा देंगे तो फिर आपको आपको कराने की जरूरत है, कराने के बाद उसको वही करेगा। हर महीने तो किसी इतने क्लाइंट को कहाँ संभाल सकते हैं आप? हाँ, एक्चुअली ये 1 जनवरी को लाना चाहिए था, 1 जनवरी से आना चाहिए था ये। क्लाइंट को अगर इम्प्लीमेंटेशन करवाना है तो आपको तो आईएमएस का पूरा जानकारी, नॉलेज होना चाहिए। इसको 2-3 महीने में प्रैक्टिस कर लो, फिर बाद में डायरेक्ट टेस्ट कोड के लिए रेडी हो जाओ। 1 जनवरी के बाद फरवरी में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, ऐसा बोल रहे लोग। सर का एक्सपर्टाइज एरिया है ऑलरेडी। हम लोग पढ़े 20 years प्रैक्टिस किए थे क्या सर? हाँ जी, 20 years taught डायरेक्ट टैक्स। यस यस। डायरेक्ट टेस्ट कोड पढ़ा सर आपने उस टाइम पे? हाँ पढ़ा था। अरे वाह, तो मजा आ जाएगा सर आपके साथ। ये करेंगे ना फिर बाद में आने के बाद? हाँ, अभी अपन 3 दिन जीएसटी, 3 दिन डायरेक्ट टैक्स, ये से 6 दिन हो जाएगा अपने कंटिन्यू। और गिरीश आहूजा जी बोल रहे थे सर कि देर इज नो प्रोवाइजो, नथिंग एक्सप्लेनेशन इन द डायरेक्ट टेक्स्ट कोड, ऐसा ड्राफ्ट बना के रखा है। अच्छा हाँ, मैंने बात किया था सर से। अच्छा। हाँ, मेरा नंबर उनके साथ सीओ है, मैं भी उनसे पहचानता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देर इज नो प्रोविजन, नो एक्सप्लेनेशन। जरूरत पड़ेगी तो ले लेंगे एक बार बात करके फोन पे कभी भी। हाँ कोई दिक्कत नहीं। जब आने के बाद बहुत सारे वीडियोस आने लगेंगे यूट्यूब में। नहीं, वो तो रिलायबल नहीं है। हाँ वो तो रिलायबल नहीं यार, इसलिए वो फास्ट चेंजेस आ रहे हैं सब। वो कोई भी करना है तुरंत करना है उनको, बहुत चेंज करना है उनको पूरा ये। चलिए कल मिलते हैं। ओके सर, तो कल कल डिस्कस करेंगे अपना वो 128A। बाकी जो रह गया है एजेंडा वो डिस्कस लेंगे। 128A वाला नोटिफाइड डेट्स। हाँ हाँ हाँ, वो फाइनेंस एक्ट में 128A 16(4) उसको कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में। ठीक ठीक और सर। ये आईएमएस के बारे में कुछ और जानकारी मिलती हो तो बताइएगा, उसको भी हम लोग। ठीक है सर। ओके 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 सर। ठीक है सर।